नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरके में। दोस्तों, हम अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत नारी विमर्श में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना में आए हैं, जो उषा प्रियमवदा जी की महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका नाम है 55 खंभे लाल दीवारें। तो इसका हम समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें हमने कथानक और मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रों को आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भाषा एवं वातावरण। तो इस उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का जो पहली बार प्रकाशन हुआ वह 1962 में हुआ। 1962 में ये पहली बार छपा, अर्थात आज़ादी के तुरंत बाद का भारतीय जीवनांश इसमें आया है। समाज धीरे धीरे बदल रहा है, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, रेस्तरां कल्चर का प्रवेश हो रहा है, परंतु कुंवारी अध्यापिका का दूसरे से मिलना स्वीकार नहीं हो पा रहा है। तो सुषमा का यह बंद समाज में खुलापन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। और आज भी यह जो चीज है वो हमें देखने को मिलता है। प्रेम का अपना पारंपरिक स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है। नारी क्रमशः नौकरी करने बाहर निकलने लगी है। पढ़ाई करके आधुनिक परिवेश में वह अपना अस्तित्व जाहिर कर रही है। ऐसे में नील और सुषमा का करीब आना एक बड़ी समस्या बन जाता है उस समय के परिवेश में। यहाँ तक कि प्रिंसिपल सुषमा से इस्तीफा मांग लेती है और इसी मुद्दे पर नारी घुट घुट कर जी रही है। उसे खुलकर सांस लेने या कहीं बाहर घूमने की आज़ादी नहीं। परिवार, कॉलेज, बाजार, सहेलियां हर कदम पर घूर घूर कर देखती जा रही है। वहां जटिलता रहित जीवन कैसे जिएं? हरदम सेक्स को ही उसके सारे कार्यकलाप का मानदंड माना जाता है। उषा जी ने इस उपन्यास में खुलकर आ रही नारी की प्रारंभिक दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र रखा है। सुषमा के द्वंद्व में व्यक्तिगत प्रेम और पारिवारिक दायित्वों दोनों को आमने सामने यहाँ पर उन्होंने रखा है। सुषमा त्याग के जरिए अपना नील के प्रति प्रेम का बलिदान कर देती है, क्योंकि सुषमा को नौकरी बचानी है। वह परिस्थिति से बंधी हुई है, अतः समाज में बदनाम नहीं हो सकती। इस प्रकार मन महसूस कर उनका रह जाता है। सारा कुछ वह सह लेती है, न चाहते हुए भी वह नील को दूर कर देती है। वह और नील हॉलैंड चला जाता है। तो यह सारा कथानक बहुत ही सरल और सहज भाषा में रचा गया है। नारी जीवन की विडंबना व्यक्त करने वे संकेतों का सुंदर प्रयोग करने में समर्थ है। तभी तो छोटे छोटे पैराग्राफ ही नहीं, छोटे छोटे वाक्य भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उषा विदेश रहकर आई है, पर निर्मल वर्मा की तरह विदेशी वातावरण या विदेशी शब्द प्रयोग विशेष इसमें नहीं मिलता। वरन इन पात्रों में हमें हिंदी की ठेठ अपनी भाषा और मुहावरा मिल जाता है। इस दृष्टि से पाठकीय आकर्षण पाने में यह उपन्यास सफल रही है। इस भाषा का अपने में एक विशेष गठन है, जो नाटकीय प्रसंगों को भी एकदम यथार्थ बना देता है। पात्र और स्थितियां बदलते परिवेश को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस उपन्यास का नामकरण। इस उपन्यास का नाम रखा गया है 55 खंभे और लाल दीवारें। तो इसका नामकरण किस उद्देश्य से किया गया, किस तरह से किया गया, इसकी सार्थकता क्या है, इसको हम देखते हैं। तो उषा जी का ने इस उपन्यास
का एकदम अनूठा नाम रखा है। यह सारा घटनाक्रम कॉलेज एवं हॉस्टल में घटता है। तो उस विशाल बिल्डिंग की बनावट ऐसी है कि उसमें अनेक खंभे हैं। एक दिन नील बैठे बैठे खंभे गिनने लगता है। वह 55 तक ही गिन पाता है। यानी वह इस इमारत को धारण करने वाले एक एक खंभे की तरह सुषमा को भी जड़ खंभा मान लेता है। उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं, यह समझता है। तो परंपरा का यह जो इमारत है, इसमें समाज गठन का वातावरण है। सारी लड़कियां और अध्यापिकाएं अपने अपने ढंग से अजब हैं। कोई बिल्ली पालती है, कोई गप्पेड़ी है, गप मारती रहती है, कोई षड्यंत्रों में माहिर है। इस तरह इन खंभों के साथ ये लाल दीवारें भी हैं, जिसमें जीवन तो है पर जीवन को आगे लेने की गतिशीलता का अभाव है। सुषमा नील तक को ग्रहण नहीं कर पाती, मानो उस भवन का एक खंभा बनकर रह गई है। उसमें सब कुछ है, आगे बढ़ने की सारी बातें हैं, परंतु परिस्थितियों की दासी बनी रहती है। अतः वह खंभे और दीवारों की तरह जड़ता से ग्रस्त है। तो इस अर्थ में देखें दोस्तों, तो कथानक का शीर्षक अत्यंत ही सांकेतिक रूप ले लेता है। यद्यपि कथा एक सुषमा की कही गई है, पर वह तो एक प्रतीक है। यहाँ ऐसे कई खंभे खड़े हैं जिसको उषा जी ने इस उपन्यास में बताने का प्रयास किया है, और उषा जी उपन्यास में इस सारे जड़ रूपों को खंभों के माध्यम से व्यक्त कर रही है। तो चिंतन का एक ही धुरी पर घूमता रूप उसे घेरे है, मानो इन लाल दीवारों से खंभे घिरे हुए हैं जो इस ऊंची विशाल बिल्डिंग को थामे हैं। तो यह शीर्षक बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं 55 खंभे लाल दीवारें, इसमें नारी विमर्श। तो इस उपन्यास में नारी विमर्श को लेकर रचा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है यह। हालांकि नारी केंद्रित जैसे चित्र लिखा हो गया, ऐसा उपन्यास काफी प्रसिद्ध हो चुका था भगवती चरण जी के द्वारा, परंतु वहां समस्या नारी की नहीं, पाप पुण्य की समस्या प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर आजादी के बाद मुख्यतः नारी के अंतर मन में झांक कर विवेचन विश्लेषण किया गया है। इस उपन्यास का पूरा कथानक सुषमा के इर्द गिर्द घूमता है। नील भी जो कुछ है सुषमा को लेकर है। इस कथानक में स्त्री की देह, उसका मन, उसके परिवार और सामाजिक रिश्तों सब में लेखिका ने नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला है। विविध प्रसंगों में सुषमा के कार्य, उसकी गतिविधि, नारी का अंतर्बाह्य केवल एक भोग्य वस्तु के रूप में ही नहीं है, समाज को उसके प्रति दृष्टिकोण और उस पर नारी की संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है। सुषमा का बाहरी रंग रूप, सौंदर्य, अंग यष्टि से अधिक प्रभावशाली उसका चिंतन, उसकी प्रतिक्रिया, उसका अंतर्द्वंद्व है। सुषमा चौराहे पर है, अतः विचलित है। तो यह उपन्यास स्वातंत्र्योत्तर भारत में, अर्थात स्वतंत्रता के बाद के भारत में पढ़ी लिखी कामकाजी महिला पर पड़े बंधनों पर प्रकाश डालता है। नारी परिवार के प्रति समर्पित होकर अपना व्यक्तिगत सुख दुख भूल जाती है। जरा सा सुख देखने किसी से मिलजुल लेती है तो 1000 आंखें उस पर चौकसी करती है, उसे बदनाम करती है, व्यंग करती है। यहाँ पर स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वह ईर्ष्या, द्वेष, जलन, षड्यंत्र आदि क्या क्या नहीं कर सकती। यहाँ तक कि सुषमा के लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। नौकरी करने में अड़चन आती है,
आखिर उसे पीछे हटना पड़ता है। सारे अंतर्द्वंद्व, सारी पीड़ा और घुटन को समेटकर वह नील से पीछे हटती है या उसे धक्का देती है। तो इस उपन्यास में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे समाज में संघर्ष करती नारी की पीड़ा वर्णित हुई है। अंधविश्वास, रूढ़ियों और कुसंस्कारों से छूट रहे समाज में नारी के कदम किस प्रकार पड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं। वह टूटती है परंतु कहीं झुकती नहीं। छोटे मोटे लोभ में अपना अस्तित्व नीचे नहीं गिराती, संभलती है। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बलि करके फिर टिकी रहती है। यही उसका दृढ़ चरित्र सामने आ रहा है। नारी अंतर्द्वंद्व इस उपन्यास के प्राण है दोस्तों, और सुषमा केवल आदि, कल्पना और हवाई नारी नहीं है, वह भी हाड़ मांस की बनी औरत है। उसका मानवीय इच्छा आकांक्षा है, शरीर की अर्थात शारीरिक जरूरत है। चोट लगने पर उसे भी पीड़ा होती है। प्रिंस अर्थात नील आने पर या रेस्तरां में काफी पीते समय खुश होती है। विविध भावों से पूर्ण वह एक संवेदना भरी हुई पूर्ण स्त्री है। आधी अधूरी अथवा अतिरेक से भरी फुहड़ता कहीं नहीं। उषा जी ने इस नारी में अपने पद के प्रति मर्यादा भाव जीवित रखा है, परिवार के प्रति दायित्व जीवित रखा है, समाज के व्यंग्य विनोद के प्रति भी संवेदनपूर्ण रखा है। तो सुषमा का जीवन बंद कमरे में घुट घुट कर नहीं कटता। वह समस्याओं से लड़ती है, पढ़ाई कर प्राइवेट नौकरी कर रही है, परंतु अनैतिक आकांक्षा देखते ही वह नौकरी को छोड़ देती है और नई जगह चली आती है। हॉस्टल वार्डन के रूप में पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निभाती है। हॉस्टल में व्यवस्था लाती है, अनुशासन लाती है। लेकिन नील के आने के बाद आया परिवर्तन उसकी अपनी उदासी दूर करता है, पर इसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। अब जब कुतर्क देकर उसे अफवाहों के घेरे में डाल देते हैं, वह फिर एक बार बेदाग तन कर खड़ी हो जाती है। पूरी दृढ़ता से क्लास में पढ़ाती है। हॉस्टल से हटाने के सारे षड्यंत्र वह खत्म कर देती है। यहाँ सुषमा का दृढ़ चरित्र और स्वभाव की स्पष्टता परिलक्षित होती है। इस प्रकार नारी नए क्षेत्र अर्थात नौकरी में आकर जिन समस्याओं का सामना करती है, उषा जी ने खूब सूक्ष्मतापूर्वक उसका संवेदनपूर्ण चित्रण किया है। वास्तव में नारी तन और मन दोनों का विश्लेषण और विवेचन इस उपन्यास की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें आदर्श और यथार्थ दोनों को सुषमा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और इसमें भारतीय नारी विमर्श की सुदृढ़ आधारशिला रखी गई है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 55 खंभे लाल दीवारें इसकी समीक्षा भली भांति देख लिया। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए हैं जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सहायक ग्रंथ के रूप में यह सब है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस उपन्यास को अच्छे तरीके से देखा, इसका विश्लेषण किया। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।